सही बात है। चलो चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, अच्छा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम लोग डिमांड फंक्शन पढ़े थे, याद करो क्या होता है डिमांड फंक्शन। अभी तो एग्जाम दियो 4 दिन पहले, डिमांड फंक्शन क्या होता है मोहित? सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं अगर हम उसको कंसिडर करें और जो कि डिमांड को इंपैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। लिखते कैसे हम लोग? इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस रिलेटेड कॉमोडिटी, ऐसे करके कितने फैक्टर्स थे टोटल? 8 फैक्टर्स टोटल थे, है ना, जो डिमांड को क्या करते थे? इंपैक्ट करते थे। वैसे प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन को इंपैक्ट करते हैं। अब इसके लिए हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले। पहले देखते हैं बुक में कुछ जनरल सा बातें लिखा गया, उसको पहले मार्किंग करते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। देखना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? हम लोग पहले कंज्यूमर के बारे में पढ़े, कहां से कहां तक? चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर के बारे में, मतलब कहां से कहां तक? चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक, ठीक है। पूरा टर्म 2 हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब से अपने आप को क्या समझना है? बिजनेसमैन समझना है। अभी तक हम अपने आप को क्या समझते थे? कंज्यूमर समझते थे। अब से हमको अपने आप को क्या समझना है? बिजनेसमैन समझना है, ठीक है। उसके बाद इन द प्रीवियस 3 चैप्टर वी फोकस आवर अटेंशन ऑन बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, चैप्टर 1 से 4 तक लेके हम लोग वही पढ़े। नाउ वी विल पे अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, है ना। प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर, कंज्यूमर हालांकि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A producer make various input for production of goods and services. The term production in economics covers much wider range of activity than it in everyday. To an economics, production means any process that converts a commodity or commodities into a different commodity. Production किसको बोलते हैं? कोई एक ऐसा प्रोसेस जो किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को किसी दूसरे कॉमोडिटी में कन्वर्ट कर दे। याद करो हम लोग प्रोडक्शन का मतलब पहले भी पढ़े थे, पहले भी प्रोडक्शन का मतलब पढ़े थे जब हम लोग कंज्यूमर चैप्टर पढ़ रहे थे। वहां पे हम लोग बहुत प्रकार का यूटिलिटी पढ़े थे, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। क्या होता था प्लेस यूटिलिटी? जगह के बारे में। वेरी गुड। एक पर्टिकुलर एरिया से लाके जब हम दूसरे एरिया में सामान को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। देखो प्रोडक्शन का मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग रॉ मटेरियल डालें और फिनिश प्रोडक्ट निकले, ठीक है। अभी तक हमको प्रोडक्शन का मतलब क्या पता है? मशीन में रॉ मटेरियल डालेंगे, दूसरे साइड से क्या निकलेगा? फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ उतना नहीं है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रकार का यूटिलिटी क्रिएट करना, किसी भी प्रकार का यूटिलिटी क्रिएट करना। अब यूटिलिटी बहुत प्रकार का होता है, जैसे मैं कुछ 2-3 एग्जांपल लूं तो एक होता है प्लेस यूटिलिटी, दूसरा होता है फॉर्म यूटिलिटी, फिर होता है टाइम यूटिलिटी। तो देखो प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? कोई कोई सामान का किसी पर्टिकुलर प्लेस में कोई काम नहीं होता। जैसे कि एप्पल का हम लोग एग्जांपल लिए थे, जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल का वैल्यू 5 रुपए पर केजी, लेकिन वहीं पे अगर हमारे यहां ले आया जाए तो ये 200 रुपए पर केजी है। क्यों ऐसा चेंज हो गया वैल्यू? यहां पे 5 रुपए केजी, यहां पे 200 रुपए केजी। किस लिए चेंज हुआ? सामान वही है, साइज वही है, शेप वही है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी वही है, सब कुछ सेम है, फिर प्राइस चेंज क्यों हो गया? प्लेस यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि इसका यूटिलिटी, इसका यूज यहां पे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है। वहां के लोग एप्पल खा खा के बोर हो चुके हैं, इतना एप्पल, हर तरफ एप्पल ही दिखता है। रात को सो तो एप्पल दिखता है, मॉर्निंग में
उठो तो एप्पल दिखता है। तो इसीलिए वो लोग को एप्पल से वो लोग बोर हो चुके हैं, वहां पे एप्पल का कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन उड़ीसा के लोगों के लिए एप्पल का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे लोग शौक से खाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या है उसका 200 रुपए पर केजी। तो अगर कोई इंसान यहां से एप्पल को लेके आए और यहाँ पे लाके बेचे, तो क्या ये कोई प्रकार का यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है? ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे उसी चीज का बहुत ज्यादा वैल्यू है। वैसे ही अगर बात करें एक और एग्जांपल, कोल, कोयला सुने, कोल, माइंस के अंदर कोल का कोई काम है? वहां तो पड़ा है, हजारों साल से पड़ा है, लेकिन वहां पे कोई काम नहीं है। लेकिन अगर उसको हम लोग ले आए मार्केट में और मार्केट में बेचें तो उसका वैल्यू आ जाता है। कुछ चेंज हो रहा है कोल में? कुछ चेंज नहीं हो रहा, वहां पड़ा था, हम लोग वहां से क्या किए, निकाल के ले आए कहां पे, मार्केट में बेचने के लिए। वहां पे उसका वैल्यू कितना था? 0 था। यहाँ पे मार्केट पे आते ही उसका वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया वैल्यू। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कोई एग्जांपल बताओ। कोई कोई सामान किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी काम का नहीं होता, लेकिन जब टाइम चेंज हो जाता है, हाँ, रेनी कोट सीजन के टाइम पे, मान लो ठंडी का टाइम है या गर्मी का टाइम है, ठीक है, गर्मी के टाइम पे स्वेटर का क्या काम? मौसम गर्मी का है, स्वेटर का कोई काम है? वही प्लेस में रखा हुआ है, तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वही साइज का है, वही शेप का है, वही कलर का है, वही क्वालिटी का है, लेकिन कोई काम का अभी वो नहीं है। लेकिन जब मौसम चेंज हो जाएगा, ठंडी आ जाएगा, मतलब जब टाइम चेंज हो गया, पहले अप्रैल चल रहा था, गर्मी चल रहा था, अब दिसंबर आ गया, ठंडी आ गया, अब इसका काम है या नहीं है? अब इसका काम आ गया। कुछ चेंज हुआ है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चीज चेंज हुआ? टाइम चेंज हो गया, कब हम उसको यूज करते, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइम यूटिलिटी। बहुत जन सामान को स्टोर करके उसका टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सीजन के टाइम में मैंगो का रेट 10 रुपए केजी, 20 रुपए केजी में मिल जाता है, ठीक है, सीजन के टाइम में। जब गर्मी का सीजन है, मैंगोज का सीजन है, तब 10 रुपए 20 रुपए केजी में मिल जाता है मैंगो। लेकिन वहीं पे जब हम लोग ऑफ सीजन में देखें, मतलब मान लो अभी अगर ठंडी के टाइम में तुम मैंगो खरीदने जाओगे, आधी जगह तो पहली बात मिलेगा नहीं, मिलेगा अभी तो ये 200-300 रुपए किलो मिलेगा। क्या चेंज हुआ? सामान वही है, सब कुछ सेम है, चेंज क्या हो गया? टाइम चेंज हो गया, ठीक है। मतलब उस सामान को हम लोग स्टोर करके उसका वैल्यू को क्या कर दिए? बढ़ा दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम यूटिलिटी। और आखिरी जो मोस्ट फेमस, जो सबको पता है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? रॉ मटेरियल डालो और फिनिश गुड्स निकालो, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ये तो मोस्ट कॉमन है, ये सबको पता होता है। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? किसी चीज को चेंज कर देना, जैसे धागा से कपड़ा बना लिए या फिर कोई रॉ मटेरियल डाल के फिनिश गुड्स बना लिए, तो इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन, ये सभी चीजों को प्रोडक्शन बोला जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन बाकी जनरली अगर तुम प्रोडक्शन का डेफिनेशन देखोगे तो जनरली प्रोडक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? फॉर्म यूटिलिटी को बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर ये सभी चीज को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? चलें आगे। चलो, प्रोडक्शन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। अब प्रोडक्शन देखो, एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, बुक में बाद में जाएंगे, जिससे ओवरऑल चैप्टर का बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। देखना, मान लो मेरा ये एक मशीन है, यहां से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर एग्जांपल से कवर होगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, सब चीज का कॉन्सेप्ट ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। देखना, ये एक मेरा मशीन है, यहां से हम लोग इनपुट डालते हैं, यहां पे एक लेबर खड़ा होता है जो इस इनपुट को मशीन के अंदर में डालता है, ठीक है। लेबर नंबर 1 जो मशीन के अंदर में क्या डालता है? इनपुट डालता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे मशीन में कुछ प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद रॉ मटेरियल कहां चला जाता है? इधर साइड में चला जाता है, ठीक है। यहां पे एक और आदमी खड़ा होता है जो मशीन के अंदर में इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है। लेबर नंबर 2 क्या काम कर रहा है? मशीन के अंदर में रॉ मटेरियल जो 1 से रिसीव हुआ उसको क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद ये किधर चला जाता है? रॉ मटेरियल यहां पे चला जाता है। यहां पे एक और आदमी हमारा खड़ा है, लेबर नंबर 3, ये क्या करता है? इसको यहां पे फिर से प्रोसेसिंग करता है, ठीक है।
मतलब मान लो अगर हम लोग कुछ कपड़ा बना रहे हैं मान लो, ठीक है, तो इनपुट में क्या डाल रहा है, धागा डाल रहा है, लेबर नंबर 2 क्या कर रहा है, उसको कपड़ा में कन्वर्ट कर रहा है, लेबर नंबर 3 क्या कर रहा है, उसको कट करके स्टिच करके शर्ट के शेप में लेके आ रहा है, लेबर नंबर 4 यहां से खत्म होने के बाद लेबर नंबर 4 के पास जा रहा है रॉ मटेरियल, यहां पे लेबर नंबर 4 है, वो कुछ कुछ यहां पे काम कर रहा है, पैकेजिंग वगैरह या फिर फाइनल फिनिशिंग वगैरह कर रहा है, और उसके बाद यहां से क्या निकल रहा है, हमारा आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? मशीन का ऑपरेशन समझ में आ रहा है? 4 लेबर हैं, लेबर नंबर 1 क्या करेगा, इनपुट डालेगा, लेबर नंबर 2 कुछ कुछ प्रोसेसिंग करेगा, लेबर नंबर 3 फिर कुछ कुछ प्रोसेसिंग करेगा, लेबर नंबर 4 फाइनलाइज करेगा और उसको आउटपुट की तरह निकाल देगा प्रोडक्ट को। ठीक है यहां तक? अब मान लो किसी दिन ये एब्सेंट है, लेबर नंबर 1 एब्सेंट है और लेबर नंबर 3 भी उसी दिन नहीं आया, क्या मशीन चल सकता है? क्यों? बाकी दोनों मिलकर चारों काम नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, टाइम लगेगा, प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली। मान लो किसी दिन कोई नहीं आया, सिर्फ एक आदमी आया, इसको सारा काम करना है, मतलब दौड़ दौड़ के पहले जाएगा, इनपुट डालेगा, फिर फुल स्पीड दौड़ के कहां आएगा, यहां आएगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर दौड़ के लेबर नंबर 3 के जगह में आएगा, काम करेगा, फिर दौड़ के लेबर नंबर 4 के जगह में जाएगा, काम करेगा, एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर जाएगा स्टार्टिंग में काम करेगा। तो क्या ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको प्रोडक्शन करने में? सबसे बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है? क्या तरीका है सबसे बेहतर तरीके से प्रोडक्शन करने का? 4 लेबर को लाना सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या है, मशीन एक है, मशीन कितना है, एक है, लेबर कितने हैं, रॉ मटेरियल वगैरह कोई बात छोड़ देते हैं, ठीक है, मशीन एक है, लेबर कितने हैं, 4। अब तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर कितने हैं और वेरिएबल फैक्टर कितने हैं? फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, पहले वो समझना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आएगा कि फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। देखो यहां पे हमारा केस में जो मशीन है वो हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। मतलब आज हमारा मन किया तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, हम आज हमारा मन किया, नया ऑर्डर आया तो हम एक ही दिन में प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते? लेबर की वजह से या मशीन की वजह से? मशीन की वजह से। हमारे पास मशीन कितना है, एक ही है, नया मशीन लाने में, इंस्टॉल करने में, उसको चालू करने में, प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, तो इमीडिएटली हम किसको चेंज नहीं कर सकते, मशीन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डिमांड बढ़ गया अचानक से, तो हम अचानक से मशीन को चेंज नहीं कर सकते। क्या लेबर को चेंज कर सकते हैं अचानक से? कर सकते हैं। आज 2 लेबर एक्स्ट्रा चाहिए तो मार्केट से 2 लेबर एक्स्ट्रा ले आएंगे, 2 लेबर कम चाहिए तो 2 लेबर को निकाल देंगे काम से। ठीक है, अगर मान लो डिमांड कम हो गया, मान लो डिमांड कम हो गया, एक दिन में ये लोग मान लो 100 यूनिट बनाते थे, 4 लोग मिलकर 100 यूनिट बनाते थे, हमारा डिमांड आ रहा है अभी सिर्फ 50 यूनिट्स का, तो मैं क्या करूंगा, 2 लोगों को निकाल दूंगा काम से, 2 लोगों को बोलूंगा तू मशीन नंबर 1 का पोजीशन और 2 का पोजीशन एक लेबर संभाल लेगा, 3 का और 4 का एक लेबर संभाल लेगा, 2 लेबर को छुट्टी कर दूंगा। क्या मैं मशीन को आधा कर सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मशीन तो मेरे को पूरा ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे प्रोडक्शन कम करना है, अगर मुझे प्रोडक्शन रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, दोनों में से कुछ भी करना है, तो इमीडिएटली मैं किस चीज को चेंज नहीं कर सकता, मशीन को चेंज नहीं कर सकता। लेबर को कर सकता हूं, मशीन को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए मशीन मेरा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। मशीन को मैं क्या बोलूंगा, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन लेबर क्या है मेरे लिए, वेरिएबल फैक्टर, लेबर है मेरे लिए वेरिएबल फैक्टर। क्यों वेरिएबल फैक्टर है? क्योंकि जिस दिन चाहे मैं उस दिन लेबर को एक्स्ट्रा बुला सकता हूं, जिस दिन डिमांड नहीं है उस दिन मैं लेबर को अपने काम से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए लेबर मेरे लिए क्या है, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है। क्लियर है? तो फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इमीडिएटली डिमांड के साथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। और जो फैक्टर्स को हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं, या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है? 2 प्रकार का फैक्टर, एक है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब आता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन।
एक दूसरा कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन, किसको बोलते हैं, और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, अभी हम लोग बुक में नहीं गए हैं, बुक में पूरा क्लियरली डेफिनेशन वगैरह दिया है, जब बुक में जाएंगे तो हम एग्जाम में क्या लिख के आना है वो पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। अच्छा, तुम लोग अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या समझते हो, एक साल के अंदर, और लॉन्ग टर्म बोलने से एक साल से बड़ा। तो जो भी डेटर्स या जो भी होता है, जो भी पेबल्स 0 to 12 मंथ्स के अंदर का होता है, उसको तुम कहां डाल देते हो, शॉर्ट टर्म में डाल देते हो। जो 12 मंथ से इनफाइनाइट मतलब जितना ज्यादा होता है उसको हम लोग कहां डाल देते हैं, लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं। ये अकाउंट्स के अंदर में करते हैं हम लोग, लेकिन हम मिड टर्म वगैरह वो 1 से शायद 3 होता है, मेरे को अकाउंट्स तो आता नहीं है, 1 से 3 होता है शायद, है ना, मिड टर्म वगैरह, छोड़ो जो भी है। देखो अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन अलग है। यहां पे हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं करते, यहां पे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे लिए फिक्स नहीं होगा, मतलब सब कुछ क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, ऊपर जस्ट पढ़े थे, मशीन मेरे लिए क्या है, फिक्स है, लेबर क्या है, वेरिएबल है। मशीन फिक्स क्यों था, क्योंकि मैं इमीडिएटली मशीन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता था। मान लो मशीन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, अगर डिमांड कम हो गया, ठीक है, तो मशीन मुझे छोटा चाहिए होगा, इतना बड़ा मशीन में क्या करूंगा, तो छोटा मशीन लगाऊंगा। तो उस टाइम पीरियड उसके बीच में जो ये मशीन को बेचूंगा, नया मशीन ऑर्डर करूंगा, वो आएगा, उसको लगाऊंगा, वो टाइम पीरियड कितना लगेगा, मुझे 1 साल का लगेगा, ठीक है। तो मान लो 1 साल का अगर मैं टाइम पीरियड देखूं, तो 1 साल का अगर टाइम पीरियड है तो ये भी अब मेरे लिए क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अगर मुझे 1 साल का टाइम दे दिया जाए तो अगर मैं 1 साल के अकॉर्डिंग देखूं तो अब मशीन भी मेरे लिए क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि 1 साल में तो मैं मशीन को भी चेंज कर सकता हूं। तो कोई भी फैक्टर अब मेरे लिए फिक्स नहीं है, तो अब मेरे लिए लॉन्ग रन क्या होगा, 1 ईयर। ऐसा हो सकता है कि मुझे मशीन को चेंज करने के लिए सिर्फ 1 मंथ का टाइम चाहिए, सिर्फ 1 मंथ में मैं या तो बड़ा मशीन लगा सकता हूं या तो एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करके छोटा मशीन भी ला सकता हूं। 1 महीने में अगर ऐसा हो सकता है तो 1 महीने में मेरा सारा फैक्टर क्या बन गया, वेरिएबल बन गया, तो अब मेरे लिए लॉन्ग रन क्या होगा, 1। ठीक है, मतलब हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के अंदर में हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे लिए क्या है, वेरिएबल, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन बोलेंगे, ठीक है। और शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में एटलीस्ट 1 फैक्टर इज फिक्स्ड, कम से कम एक फैक्टर क्या है, फिक्स है, बाकी सब वेरिएबल हो सकता है, कम से कम एक फैक्टर यहां पे क्या है, फिक्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2, ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे काम आने वाला है, इसके बाद वाले कॉस्ट चैप्टर में सेम चीज काम आने वाला है, मतलब आखिरी तक अब प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं ना, तो आखिरी तक ये सब कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। टाइम लगेगा, लगने दो, एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, लगने दो, लेकिन हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो जब हम लोग बुक में जाएंगे तो बुक में मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखना एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है मेरा, ठीक है। फैक्ट्री में 1 एकड़ जमीन में फैक्ट्री बैठाया हूं, ये 1 एकड़ जमीन है, उस पर मैं फैक्ट्री बैठाया हूं, ठीक है। 1 एकड़ मतलब कितना जमीन, 100 डिसमिल, 100, इस पे मैं क्या किया हूं, फैक्ट्री बैठाया हूं, ठीक है। अब टोटल यहां पे एक मशीन बैठा है, यहां बैठा है और यहां बैठा है, हर तरफ मशीन बैठा है, मतलब पूरा का पूरा 1 एकड़ जमीन क्या है, ऑक्युपाइड है, ठीक है। 1 एकड़ जमीन पूरा ऑक्युपाइड है, फैक्ट्री बैठाया हुआ। अब मान लो डिमांड बढ़ गया,
डिमांड बढ़ जाने का मतलब जितना मैं प्रोडक्शन कर सकता था, डिमांड अब क्या हो रहा है, उससे ज्यादा का आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मतलब नुकसान किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है या कस्टमर का हो रहा है? मेरा ही नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, तुम एज अ प्रोड्यूसर हमेशा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। हमेशा तो तुम यही चाहोगे ना, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम पैसा कमा सके हम लोगों को कमाना है। ठीक है, तो एज अ प्रोड्यूसर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हर इंसान को वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाए। ठीक है, और हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये। तो जब डिमांड बढ़ गया तो ऑब्वियस सा बात है मैं डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे फैक्ट्री बड़ा करने का जरूरत है ना। फैक्ट्री बड़ा करने के लिए क्या नया मशीन लगा देने से काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि जमीन तो है नहीं, तो जमीन मेरे को खरीदना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे बगल में मुझे जमीन मिल रहा, ठीक है, बगल में मुझे एक और फैक्ट्री बैठाने के लिए जमीन मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम ओल्ड सिचुएशन का बात करें, जब मेरे पास ये जमीन नहीं था, मान लो ये जमीन अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी मेरे लिए फिक्स क्या चीज है और वेरिएबल क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होता है जो किसी सामान को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, सब हमारे लिए क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स फैक्टर, दूसरा वेरिएबल फैक्टर। और भी कैटेगरी है डिवाइड करने का, जब आएगा तब पढ़ेंगे। अभी के लिए फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको हम इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर वो होता है जिसको हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इस केस में मेरे लिए फिक्स फैक्टर क्या है और वेरिएबल क्या है? वेरी गुड राजोलिन, लैंड मेरे लिए फिक्स है, क्योंकि लैंड तो मैं इमीडिएटली नहीं चेंज कर पा रहा हूं, तो लैंड मेरे लिए क्या है, फिक्स है। मशीन क्या है? मशीन वेरिएबल है ना, मशीन तो मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा, मशीन का तो मैं बताया नहीं कुछ। लैंड नहीं है तो मशीन नहीं लगा पा रहा हूं, और बात तो वही है ना कि वेरिएबल फैक्टर तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास फिक्स फैक्टर होगा। रॉ मटेरियल लेके बैठा हूं, मशीन नहीं है, तो रॉ मटेरियल थोड़ी मेरे लिए फिक्स हो जाएगा, रॉ मटेरियल तो वेरिएबल ही रहेगा, है ना। मैं सोच लो प्रोडक्शन करने बैठा हूं, मुझे कपड़ा बनाना है, बहुत सारा धागा लेके बैठा हूं, मशीन नहीं है मेरे पास, तो अब धागा मेरे लिए थोड़ी फिक्स हो गया, धागा तो अभी भी वेरिएबल है। फिक्स क्या है मेरे लिए? मशीन है। ठीक है, तो मशीन मेरे लिए यहाँ पे क्या है, मशीन का चलो मैं कुछ बताया नहीं, तो मशीन हो सकता है फिक्स हो सकता है वेरिएबल हो। मशीन अगर इमीडिएटली हमको मार्केट में मिल जाएगा तो हमारे लिए वो क्या है, वेरिएबल है। अगर मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, 2 साल बाद कंपनी वाला बना के देगा, इंस्टॉल करेगा, 5 साल लगेगा उसमें, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, फिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर में मैं एक बार लिख देता हूँ, मशीन मेरे लिए क्या है, मशीन, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है मेरे लिए, वेरिएबल। ठीक है, अब लैंड फिक्स है बोल के कैसे पता चला? लैंड फिक्स है बोल के कैसे पता चला? खोजने में टाइम लगा इसीलिए। उसको इंक्रीज करने में या एक्सपैंड करने में टाइम लगेगा। देखो मान लो ये बगल वाला जमीन मुझे मिल रहा है, अब आते हैं वही वाले कॉन्सेप्ट पे जहां पे बगल वाला जमीन मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब बगल वाला जमीन को लेने में मुझे मान लो 1 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, 1 साल का टाइम लगेगा बगल वाले जमीन को खरीदने में। ठीक है, तो अगर मैं तुमको टाइम पीरियड दूं 3 मंथ का, तो 3 मंथ में फिक्स फैक्टर लैंड रहेगा, क्योंकि 3 महीना में लैंड चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, तो बाकी सब क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। लेकिन अगर मैं तुमको टाइम पीरियड दूं 1 साल का या 2 साल का देता हूं, 2 साल के टाइम पीरियड दो, तो 2 साल में क्या कुछ फिक्स फैक्टर है? कुछ भी फिक्स नहीं है, सब क्या बन गया मेरे लिए, वेरिएबल बन गया। लैंड भी कहां आ जाएगा, क्योंकि 2 साल के अंदर मैं लैंड भी चेंज कर सकता हूं, लैंड खरीदना है तो खरीद सकता हूं, कम करना है तो कम भी कर सकता हूं, मशीन लगाना है तो मशीन लगा सकता हूं, लेबर बुलाना है तो लेबर बुला सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर मेरे लिए क्या बन जाएगा, लैंड अब मेरे लिए वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं फिक्स एसेट और करंट एसेट, अकाउंट्स में क्या पढ़ते हो, फिक्स एसेट और करंट एसेट।
फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है बताओ? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और जो भी है, चलो ठीक है, आ गया यहाँ पे। ये सब चीज कहाँ आ गया? फिक्स्ड एसेट के अंदर में आ गया। करंट एसेट के अंदर में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स एक्सेट्रा, ये सब कहाँ जाते हैं? करंट एसेट के अंदर में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स में फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग होता है। अकाउंट्स के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स अलग होता है, एज पर इकोनॉमिक्स अलग होता है। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? एज पर अकाउंट्स प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, याद है? जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़े थे तब पढ़े थे। एज पर अकाउंट्स क्या होता है? प्रॉफिट। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो अकाउंट्स के हिसाब से क्या होता है? प्रॉफिट होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम लोग बना रहे हो। ठीक है, मान लो ये मैं हूं, मेरे पास दो ऑप्शन था, एक बिजनेस करने का, दूसरा जॉब करने का। ठीक है, बिजनेस करता हूं या जॉब करता हूं, दोनों ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, बिजनेस और जॉब। जॉब का ऑप्शन है मेरे पास, 12 लाख रुपए मुझे कंपनी सैलरी दे रहा है। ठीक है, 12 लाख तो कम है, हालांकि 24 कर देते हैं, चलो 24 लाख रुपए मुझे सैलरी दे रहा है। ठीक है, ईयरली मान लो स्टार्टिंग में सीए बनाऊं और मुझे 24 लाख रुपए का कंपनी क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। ठीक है, ऑफर दिया है ऐसा, मैं अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मान लो 24 लाख का मुझे जॉब मिलने वाला। अब मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं अपना बिजनेस करता या तो मैं जॉब में जाता, कोई एक ही हो सकता, दोनों हो नहीं सकता। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिजनेस किया, सेल्स आया 1 करोड़ का या 50 लाख का ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वगैरह सब काट के ये आ गया 35 लाख। नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? प्रॉफिट हो गया 15 लाख का। एज पर अकाउंट्स प्रॉफिट हो रहा है क्या? एज पर इकोनॉमिक्स प्रॉफिट है? सोच के बताना। एज पर इकोनॉमिक क्यों नहीं है? ज्यादा मिल सकता था जॉब पे। देखो, एज पर इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो सेल्स क्या होगा? वही होगा 50 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही 35 लाख, नेट प्रॉफिट क्या आ गया? वही 15 लाख। लेकिन अगर एक स्मार्ट इंसान होगा तो वो क्या डिसीजन लेगा? दोनों में से जॉब का डिसीजन लेगा। कि अकाउंट्स में तुम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जॉब बोल के माइनस करते हो? यहाँ पे नहीं करते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग माइनस करते हो। इकोनॉमिक्स में जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेकिन अकाउंट्स में हम लोग उसको माइनस नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स में अगर तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है मतलब तुम्हारा बिजनेस बहुत ही प्रॉफिट में। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा रियल में हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। अब देखो 15 लाख रुपए में मेहनत करके कमा रहा हूं बिजनेस करके, लेकिन जॉब में मुझे कितना मिल रहा था? तो नेट में मुझे लॉस हो रहा है कितने का? 9 लाख रुपए का मुझे लॉस हो रहा है नेट में। ये एज पर इकोनॉमिक्स है। ये ऐसा अकाउंटिंग हम लोग ना इकोनॉमिक्स के अंदर में करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है। जो टाइम, जो मेहनत, जो रिसोर्सेस मैं बिजनेस में लगा रहा हूं, वो टाइम, वो मेहनत, वो रिसोर्सेस अगर मैं कहीं और पे लगाऊं तो फिर मुझे क्या प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये 24 लाख क्या है मेरे लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो सलमान खान का एग्जाम्पल लिए थे, याद आ रहा है? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी, हाँ, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एज पर इकोनॉमिक्स प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। लेकिन एज पर अकाउंट्स क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर के केस में अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के बीच में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस लें, चाहे वो फिक्स्ड एसेट करंट एसेट लें,
चाहे वो हम लोग टाइम पीरियड लें, टाइम पीरियड वहां पे 12 मंथ्स वाला शॉर्ट था, 12 से ऊपर वाला लॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग में अलग है पूरा कॉन्सेप्ट। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हमको देखना है। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रोड्यूसर के केस में ऐसा और 5-6 केस आएगा जहां पे एज पर अकाउंट्स तुमको कुछ और पढ़ाया गया है, लेकिन एज पर इकोनॉमिक्स हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और अकाउंट्स होता है लॉ को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम लोग हिसाब किताब सही रख सके। हिसाब किताब रखना अलग चीज है और डिसीजन लेना अलग चीज है। इकोनॉमिक्स में हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं और अकाउंट्स में हम लोग हिसाब किताब रखना पड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में तो हम लोगों को बहुत सारा चीज अलग अलग मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में 3 चीज अलग अलग मिल गया। क्या किया? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट का डेफिनेशन हमारे लिए, फिक्स फैक्टर और करंट वेरिएबल फैक्टर अलग अलग है। टाइम पीरियड का बात करें तो शॉर्ट और लॉन्ग हमारे लिए अलग है, और प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स और प्रॉफिट एज पर इकोनॉमिक्स अलग अलग है। ऐसा और 3-4 केस आगे जाके आएगा चैप्टर के एंड तक, मतलब जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे तब तक, और ऐसा 3-4 केस आएगा जहां पे एज पर अकाउंट्स कुछ और पढ़ेंगे, एज पर इकोनॉमिक्स कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हम लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास में इकोनॉमिक्स इंप्लीमेंट करना है, अकाउंट्स में अकाउंट्स इंप्लीमेंट करना है। यहां का कॉन्सेप्ट वहां हो गया, वहां का कॉन्सेप्ट यहां हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो। ₹40,000 का जॉब में काम कर, एक में 30,000 वाला और एक में बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन 35,000। हाँ, सर वो 40,000 वाला छोड़ेगा? क्यों छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है तो कौन बोला छोड़ रहा है? वो तो छोड़ ही नहीं रहा है, वो तो 40,000 का काम कर रहा है, लेकिन वो अगर कॉस्ट कैलकुलेट करे तो एक्स्ट्रा वो जॉब लेने के वजह से उसको कितना रुपए का लॉस हुआ? 35,000 का लॉस हुआ, जो वो जॉब नहीं ले पाया। 40,000 का इधर फायदा हुआ, नेट में फायदा कितने का हो रहा है? सिर्फ 5,000 का हो रहा है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि 40,000 का फायदा हो गया ये जॉब मिला, तो देखना क्या है मेरे पास नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जब हमारे पास 35,000 का था, तो हमारे लिए 35,000 होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से देखना है कि हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर तुम बाई चांस मान लो 35,000 वाला जॉब ले लेते बाई चांस, तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता? 40,000 तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता। ठीक है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40,000 का है, फायदा कितने का हो रहा है? 35,000 का, नेट में लॉस कितने का हो गया? 5,000 का लॉस। ठीक है, वो चीज को कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब हो गया? क्यों? हाँ, अब से आदत डाल लो थोड़ा ज्यादा पढ़ने का। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, production refers to transformation of input into output. For example, to manufacture shoes output we need various input like leather, nails, land, labor, capital, service of entrepreneur, etc. अच्छा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं? लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड किसको बोलते हैं? लेबर किसको बोलते हैं? कैपिटल किसको बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? बाकी 3 तो इजी है। एंटरप्रेन्योर बता दो, जो सिर्फ रिस्क लेने को रेडी, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर फायदा होगा तो भी उसका होगा, रिस्क है तो भी उसी का है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? वही तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में फर्क है, यही तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में फर्क है। अकाउंट्स में तुमको पढ़ाया गया कैपिटल क्या होता है? जो ओनर का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कैपिटल वो नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस में, चाहे वो ओनर का हो चाहे वो आउटसाइड फंड हो। ठीक है, कोई भी फंड हो, लोन लाया हुआ हो, बैंक का पैसा हो, चाचा मामा से लाया हो, ताऊ से लाया हो, खुद का पैसा हो, चाहे किसी का भी पैसा हो, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्टेड है तो वो क्या होगा? कैपिटल होगा। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बीच में चौथा डिफरेंस।
करना पड़ेगा। हेलो, चेक करो चेक करो। चेक करो, अब ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नया माइक ऑर्डर दिया हुआ है, जब आ जाएगा तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग? सैलरी एंड वेजेस में। सैलरी किसको देते हैं, वेजेस किसको देते हैं? जो काम करता है सभी करते हैं। हाँ, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड है तो वेजेस, स्किल्ड है तो सैलरी, ठीक है। उसके बाद लैंड किसको बोलते हैं? खाली जमीन। लैंड के अंदर क्या आता है? खाली जमीन। सभी चीज, लैंड, बिल्डिंग, जो भी हमको मतलब अगर इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब सीए फाउंडेशन के बुक में देखोगे तो लैंड का मतलब क्या होता है, वो सारा फैक्टर्स जो हमको नेचर से मिला हुआ है, मतलब ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है, नेचर से हमको मिला है, वो सब हमारा किसके अंदर में आ जाएगा? लैंड के अंदर में। चाहे पानी हो, चाहे एयर हो, चाहे जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अच्छा, लैंड को क्या देते हैं हम लोग? लैंड के बदले में क्या देंगे? बिजनेस में अगर जमीन यूज करेंगे तो क्या देंगे उसके बदले में? रेंट देंगे। लेबर को क्या देंगे? सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। क्लियर है? किसको क्या मिलता है? बिजनेस में अगर जमीन यूज हो रहा है तो उसको रेंट मिलेगा, लेबर यूज हो रहा है तो सैलरी एंड वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल यूज हो रहा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर यूज हो रहा है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको मिलेगा, ठीक है। लॉस हुआ, कुछ गलत हुआ तो रिस्क उसका, फायदा हुआ तो रिवॉर्ड भी उसका। क्लियर है? चलो आज के लिए बहुत हो गया, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह होगा व्हाट्सएप करना, हम लोग डाउट्स व्हाट्सएप में क्लियर करेंगे। चैप्टर के एंड में हम लोग अलग से डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। ये संडे नहीं है, ये संडे अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है ना, नेक्स्ट संडे से होगा। जितना पढ़ाएंगे एक ही क्लास हुआ है, क्या टेस्ट लेंगे इसमें?